फंक्शन है वो इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, यानी कि जो फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूज में आता है। तो जैसे प्रिंटफ एग्जांपल लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे हेडर फाइल में रहता है, मतलब कि हेडर फाइल में होता है, लाइब्रेरी में पहले से ही होता है। तो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है उसमें भी सेट ऑफ कोड्स है, ठीक है। लेकिन प्रिंटफ फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाने का जो काम करता है वो एक प्रिंट करवाने का काम है, वो स्पेसिफिक काम है, तो उसे हम बोल रहे हैं फंक्शन। तो जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन का ये तो हुआ फंक्शन का डेफिनेशन, लेकिन फंक्शन का कुछ अलग से फंक्शनलिटी भी है, जैसे उसमें सम आर्गुमेंट्स होंगे, सम उसका रिटर्न टाइप होगा, सम उसका नाम होगा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। आज हम फंक्शन का डेफिनेशन देख रहे हैं, फंक्शंस का एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारी बातें देखेंगे। और उसके बाद कितने तरह का फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से समझना ताकि क्वेश्चंस करने में देखो हमारा फंक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो सम टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये यूज में आता है। देखो अगर फंक्शन नहीं होगा तो बहुत बड़ा जब हम प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट करवाना है तो सोचो कि जो प्रिंट करवाने का जो स्टेटमेंट है उसे हम उतना सारा स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे उस प्रोग्राम में, तो फिर सोचो कितना बड़ा वो कितना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा और कितना बार उसे लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा मतलब कि जो फंक्शन का रीयूजेबिलिटी है वो तो खत्म हो गया, यानी कि हम बार बार एक ही काम किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो जो हमारा फंक्शन है उसे जो हम डिफाइन करते हैं, अगर तुम इसे डिफाइन नहीं कर रहे हो, साथ साथ में बस इसे डिफाइन और डिक्लेयर साथ में कर रहे हो, तब पर भी हमारा काम बन जाता है। लेकिन हम अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो हम देखते हैं कि इसका ये फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप को फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है, ओके। तो जो हमारा देखो यहाँ पर हमारा एक ऐड फंक्शन है उसे हमने डिक्लेयर किया है, ओके। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो देखो इसका एक रिटर्न, इसे जो ये इसका एक नाम है, ठीक है। तो ये फंक्शन नेम हो गया। देखो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में दो यहाँ पर डेटा टाइप है, ओके। टू डेटा टाइप दिख रहा है तुम्हें, इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो ये जो दोनों है इसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो देखो जो ये इंटीजर है इसे हम रिटर्न टाइप बोलते हैं, जो ये इंटीजर है इसे हम रिटर्न टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ऐड इज अ फंक्शन, ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे वो देखो। ऐड इज अ फंक्शन which take two integer type argument that return integer, ओके। यानी कि इसका मतलब ये रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि जब हम फंक्शंस को रन करेंगे तो उसके बाद जब हम रिटर्न जब कीवर्ड यूज करेंगे तो जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पर इंट है तो वो इंटीजर टाइप का है, अगर यहाँ पर कैर होता है तो कैरेक्टर टाइप का होता है, अगर यहाँ पर फ्लोट होता है तो वो फ्लोट टाइप का होता है, यानी कि फ्लोट रिटर्न करता है, कैरेक्टर होता है तो कैरेक्टर रिटर्न करता है, इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करेगा। अब ऐड तो ऐड नेम हमारा फंक्शन का नेम हो गया, ये पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर तुम इंटीजर या तो यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट, देखो इसे आर्गुमेंट बोलते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो यहाँ पर तुम कुछ नाम दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, लेकिन डेटा टाइप डिफाइन करना निश्चित है। यानी कि जो हमारा इंट है ये दो डेटा टाइप है, यानी कि दो आर्गुमेंट है,
उस आर्गुमेंट का यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है। तो जो हमारा आर्गुमेंट है वो हो भी सकता है, या तो एक आर्गुमेंट हो सकता है, या तो फिर कोई भी आर्गुमेंट ना हो, यानी कि 0 आर्गुमेंट या 2 आर्गुमेंट या 3 आर्गुमेंट, जैसा फंक्शंस को बनाने का जो भी हम सोच के जो जिस सोच के साथ हम फंक्शंस को बना रहे हैं उस हिसाब से हम आर्गुमेंट वहां पे रखेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आई कि फंक्शन प्रोटोटाइप होता क्या है। फंक्शन प्रोटोटाइप को हम लिखते कैसे हैं, उसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। बात समझ में आया? दीदी, हाँ जी। अगर इसमें हमको अगर सम करना होगा तो हम यहाँ पे इंट सम करेंगे, जो हमें करना होता है वो डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन में। यानी कि सम नाम का कोई फंक्शन बनाना है। मतलब जो भी फंक्शन बनाना हो, जैसे मुझे अगर सम करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है तो मुझे इंट के साथ वो ही लिखना होगा। नहीं, डिपेंड करता है कि तुम फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख सकते हो। इंट ऐड लिखना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये तो तुम्हें डेटा टाइप, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना इंट ऐड एंड इंट ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ये जो रिटर्न टाइप है ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। और जो ये फंक्शन का नेम है ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फंक्शन का नेम सेम होने वाला है किसी भी प्रोग्राम के लिए? नहीं नहीं, फंक्शंस का नेम अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ तो पर मैं वही तो तो पूछ। यहाँ पर या तो ऐड हो, या तो सम हो, या फिर तुम मल्टीप्लिकेशन, या फिर तुम अपना खुद का नाम रख लो, कुछ भी नाम रख सकते हो। हाँ ठीक है। ठीक है, ये बात आर्गुमेंट ठीक। वाली बात समझ में आया कि या तो देखो, या तो फंक्शन को हम यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट ऐड, यहाँ पर 0 आर्गुमेंट हो गया, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, या तो इंट इंट सिर्फ 1 आर्गुमेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 आर्गुमेंट है, यहाँ पर हमारा 0 आर्गुमेंट है, यहाँ पर हमारा 1 आर्गुमेंट है। उसी तरीके से तुम यहाँ पर इंट फ्लोट इंट, यानी कि यहाँ पर देखो एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, एक फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट है, एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारा टोटल 3 आर्गुमेंट है। ओके, तो आर्गुमेंट यहाँ पर देखो, आर्गुमेंट का मतलब समझ में आया कि देखो जितने नंबर ऑफ यहाँ पर हमारा डेटा टाइप या डेटा टाइप होगा उससे हम आर्गुमेंट बोलेंगे, यानी कि हम इसमें कितना आर्गुमेंट कंटेन कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है मेनली। यानी कि हम आर्गुमेंट्स का मेनली मतलब होता है कि जब हम फंक्शंस को लेते हैं तो हम उसमें कितना वेरिएबल, यानी कि कितना क्या क्या हम आर्गुमेंट मेनली कि जैसे यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर हमारा ये मेन फंक्शन है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 20 है, तो जो ऐड एक्स वाई है, तो जो यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर जो पास हो रहा है, इसको देखो, इसको इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पास जो होता है वो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ये डिफाइन नहीं होगा, जैसे हम 2 चीज हम यहाँ पर इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसको कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जो भी ये वेरिएबल हम डिफाइन किए हैं, तो इस दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हम पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं, तो जो ये वेरिएबल है उसे ही हम आर्गुमेंट बोल रहे हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई कि आर्गुमेंट हम किसे बोलते हैं? हेलो, हाँ ठीक है दीदी। आर्गुमेंट समझ में आ गया ना? ठीक है। हाँ, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वही होते हैं हाँ, आर्गुमेंट। यानी कि देखो जितने भी हम देखो ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, तो फंक्शन कॉल करते समय हम जितना आर्गुमेंट पास जितना भी हम यहाँ पर पास करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हम पास करना चाहें, जितना नंबर हम पास करेंगे यहाँ पर उतना हमें उस जैसे 10 हम 10 और 20 को पास कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यहाँ पर x इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 10 पास कर रहे हैं, यहाँ y इक्वल टू 20 है तो 20 पास कर रहे हैं। तो जो ये 10 और 20 है उसको किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाओगे ना, तो जो वो वेरिएबल है उसे आर्गुमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो ये है एड एक्स वाई है, इसे हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, और जो हमारा इंट ए और इंट बे है इसे हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा मेन फंक्शन तो है। दीदी जो एक्स वाई की वैल्यू जो है फिर वो ए बी में स्टोर हो जाएगी? हाँ जी,
यानी कि देखो मैं वो भी बातें बताऊंगी, अभी थोड़ा सा बस वो वर्ड को समझो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है उसे बताया, उसमें हम जो रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम है उसे कैसे लिखते हैं वो बताया। अभी मैं बता रही हूँ कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा फंक्शन जो भी अच्छा चलता है। दीदी, हाँ जी। अगर हम कोई नेम भी क्लियर करना चाहे तो वो भी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा? नेम डिक्लेयर करना चाहे मतलब हाँ। इसके अंदर अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो अगर तुम यहाँ पर नेम डिक्लेयर करना चाहती हो तो तुम्हें तो पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप का है वो ये बताना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुम अगर मान सपोज दैट अगर हम लेते हैं क्या कि कोई भी वीक मतलब 7 होता है ना, 7 डेज, तो 7 डेज में हम किसी भी जैसे 7 डेज वाला हमें डिक्लेयर करना है तो फिर हम क्या लेंगे? 7 डेज को डिक्लेयर करना है कि या फिर ये डिक्लेयर करना है कि मंडे ट्यूसडे वगैरह को डिक्लेयर करना है। मंडे ट्यूसडे ऐसे। तो देखो अगर उसे स्ट्रिंग के रूप में तुम्हें अगर तुम जैसे मान लिया जाए कि तुम मंडे को ही लेना चाहती हो, यहाँ पर कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो तुम जो स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली तुम यहाँ पर पास नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग होता है वो होता है उसको तुम एड्रेस की तरह पास कर सकते हो, उसको हम एरे की तरह जो एरे की तरह देखते हैं। तो स्ट्रिंग को तुम इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए तुम मंडे को ही शो कर रहे हो, ठीक है। तो जो मंडे है वो कहीं ना कहीं पर स्टोर है, तो तुम इस एड्रेस को पास करोगे डायरेक्टली, यानी कि जो भी मंडे का कुछ भी जैसे str ही है तो तुम एंड str यहाँ पर या फिर यहाँ पर जो भी कैरी करने के लिए होगा, यानी कि कैर फिर सॉरी कैर मान लीजिए नाम इसका कुछ भी हो, फन नाम है, देन कैर स्टार एक्स। तो जो तुम यहाँ पर पॉइंटर जो यहाँ पर जो भी एड्रेस को कैरी करता है वो पॉइंटर कैरी करता है। तो ये हमारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि तुम यहाँ पर कैरेक्टर लिख दिए। कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई तुम ए ले रहे हो या कोई सिंगल कोई भी सिंगल जैसे ABCD इस तरह का अगर तुम वर्ड ले रहे हो तो वो हमारा कैरेक्टर हो गया। अगर स्ट्रिंग पास करवाना है तो तुम्हें पॉइंटर की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाकर वो कैरी कर पाओगे। समझना पर सबसे देखो कोई भी प्रोग्राम जो हमारा होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो देखो हम पहले मेन फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक वेरिएबल x इक्वल टू 10 है, दूसरा वेरिएबल है जो y इक्वल टू 20 है और तीसरा है z जिसमें से हम गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक है। वो हम बाद का बाद देखेंगे। इसका सम एड्रेस होगा 100, इसका मान लीजिए 200 एड्रेस है और इसका 300 एड्रेस है, ओके। एक हमारा देखो यहाँ पर जैसे ही ये मेन फंक्शन चल रहा था, ये जो भी चलता है देखो पहले हमारा ये चला, उसके बाद हमारा जैसे मेन फंक्शन चला, उसके बाद हमारा ये डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर हमारा वैल्यू असाइन हुआ, उसके बाद जैसे ही ये आया तो जो मेन फंक्शन है ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ के बाद सीधे यहाँ पर आएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाएगा और फिर ये क्या होगा कि हमारा ऐड फंक्शन चलेगा, यानी कि मेन फंक्शन जो है यहाँ पर रुक जाएगा कुछ देर के लिए, टेम्पररी मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा ये आराम करेगा और उसके बाद हमारा ये फंक्शन चलेगा। तो हमारा ऐड फंक्शन चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम ऐड फंक्शन में यहाँ पर क्या क्या पास कर रहे थे, x के जगह पर हम 10 पास कर रहे थे और y के जगह 20 पास कर रहे थे। तो हम जब जैसे ही ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर, तो वैसे ही हमारा पास दो जो वेरिएबल है इंट a और इंट b वो डिफाइन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सम यहाँ पर जो डिक्लेयर हुआ यहाँ पर वो हमारा देखो यहाँ पर मान लीजिए 400 या फिर 500 हमारा सम एड्रेस है, इसमें हमने 10 और 20 को स्टोर कर दिया। तो देखो ये मेन फंक्शंस का, क्योंकि देखो लोकल वेरिएबल है तो ये मेन फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन है, ये लोकल वेरिएबल है तो ये हमारा यहाँ पर डिफाइन है। देखो हमारा मेन फंक्शन खत्म नहीं हुआ तो ये हमारा क्लोज खत्म नहीं होगा, यानी कि ये हमारा खत्म बिल्कुल क्लोज नहीं होगा। उसी तरह से हमारा ऐड फंक्शन स्टार्ट हो गया तो ऐड का वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होना स्टार्ट होगा और उसका सम जो मेमोरी है वेरिएबल जो सम मेमोरी है वहां पर हमारा वेरिएबल का मेमोरी मतलब कि मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इंट c है तो एक c के लिए भी बनेगा। तो c इक्वल टू a प्लस बी है, यानी कि ये 10 प्लस 20 है यानी कि 30, ठीक है। तो रिटर्न ये यहाँ पर गलत है, ठीक है, स्मॉल रिटर्न r होता है। तो रिटर्न c का मतलब क्या होगा कि जैसे c इक्वल टू a प्लस बी है यानी कि 30, तो 30 यहाँ पर हमारा
रिटर्न होगा, यानी कि जो जेड है वो भी इंटीजर टाइप का है। ठीक है, जेड को मैंने पहले ही डिक्लेयर कर लिया है, तो जेड में ये सी वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा, यानी कि ये 30। रिटर्न का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है जो कोई इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा था, तो जो यहाँ पर सी है वो भी इंटीजर टाइप है, यानी कि ये और ये इसका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। यानी कि ये अगर इंटीजर टाइप है, यानी कि जो रिटर्न हमारा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर यहाँ पर रिटर्न होगा जैसे यहाँ पर, उसके बाद हमारा जेड में 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रिंट एफ जेड, देन हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा ये फंक्शन रिटर्न करने के बाद क्लोज होगा वैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जैसे प्रिंट एफ ये फिर ये हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा, उसके बाद हमारा मेन का भी जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, मेमोरी जो भी मिला था मेमोरी वेरिएबल को, वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि हमारा फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, हमारा फंक्शन डिक्लेयर कैसे हो रहा है, हमारा फंक्शन से डिफाइन कैसे हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि देखो इसका मतलब क्या होगा इंट चेक, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इसको तुम मुझे बस पढ़ के बता दो कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बस मुझे ये बता दो और कुछ नहीं जानना है। और ये इसको क्या बोलेंगे, ये है क्या चीज। हेलो अनुराधा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये ठीक है, तो देखो इसे मैंने क्या ये इसे क्या बोलेंगे। हाँ, ये दीदी इंटीजर है जो उसको प्रोटोटाइप है यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है। यानी कि हमारा ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। ओके, हाँ, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे हाँ, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, अगर इसे मुझे पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे। ये ऐसे होगा ना, इंट चेक इंट। ऐसे चेक इधर फंक्शन which take one इंटीजर। integer type argument and return integer type। इंटीजर टाइप। तो देखो जो हमारा चेक है वो फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट ले रहा है, जो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है फंक्शंस को जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पर हमने सम वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे मेन फंक्शन में, ये क्या हो रहा है, ये क्या यहाँ पर क्या इसको बोलेंगे। यहाँ पे ये आर्गुमेंट है चेक, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे जो आई है, आर्गुमेंट्स है ये। कौन सा आर्गुमेंट। इंट का मतलब ऊपर। मैंने क्या बताया था, इसे एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। हाँ, एक्चुअल। और ये जो टोटल है चेक आई है जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ओके, इसे हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चेक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो देखो हमारा यहाँ पर हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें हमने इसका रिटर्न टाइप को लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और उसका आर्गुमेंट कितने हैं वो हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने यहाँ पर डेफिनेशन उसका पूरा लिखा कि उसका मतलब टास्क वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देखो
सिर्फ इसको लिख देने से काम नहीं था, इसका कहीं पर यूज होना चाहिए ना। तो ये फंक्शन हमारा कॉल कर रहा है, ठीक है, सी में जो भी हमारा यहाँ रिटर्न हो रहा है उसको सी में हमारा स्टोर करवा रहा है और फिर बाद में उसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो, आई या नहीं आई? आ गई। आ गई ना, तो इसका आउटपुट बताओ। दीदी क्या बताना है? आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। आउटपुट, अच्छा। आउटपुट क्या आएगा वो मुझे बस बताओ। चलो टाइम खत्म। देखो, हेलो, अब देखो, आई दीदी, आई जो ये है मतलब जो सी एच है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 आना चाहिए, लेकिन आई हमारा 45 है, तो ये हमारा एल्स वाला कंडीशन चलेगा। आंसर कितना आएगा वो बताओ। ये 100 आएगा आंसर, रिटर्न 100 करेगा ये इंटीजर टाइप। देखो, जैसे मतलब 10 into 10 करेगा। तुम बोल रहे हो कि ये चलेगा, एल्स, हाँ नहीं चलेगा ये। जब यहाँ पर आई 45 है, देखो हमारा इसमें हाँ 45 है। अच्छा, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इसका कंडीशन चलेगा। ओके, अब सही है। तो हमारा ये 100 यही रिटर्न हो जाएगा, 100 यहाँ पर सी में 100 आ जाएगा। ओके, तो फिर ये हमारा प्रिंट 100 हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो हमारा 100 होगा। 100 आएगा। ओके, हाँ, मैंने वो क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया। ओके, अब बात समझ में आई? चल क्या रहा है, हाँ विजुअलाइज हुआ कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ, ठीक, मतलब पहले फंक्शन को हम प्रोटोटाइप उसका डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उसका आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, एक्चुअल और फॉर्मल, और उसके वे में उसकी वैल्यूज रिटर्न करा रहे हैं। इंटीजर टाइप जो भी हमारा आर्गुमेंट है वो हम रिटर्न करा रहे हैं। जो हमारा आर्गुमेंट है वो रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, आर्गुमेंट कहाँ रिटर्न करवा मतलब इंटीजर टाइप जो भी हमारा डेटा टाइप है, रिटर्न तो वही होगा ना, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैर हो, जो भी हो। हाँ, तो हम डिक्लेयर ये करेंगे। हमारा डेटा टाइप है ना, ये आर्गुमेंट है। हाँ इसको हाँ, हम इंटीजर। फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, ठीक, अब आगे देखो। तो देखो मैंने क्या करवाया कि जो फंक्शन है, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस के पास पैरामीटर होता है। ठीक है, पहला पैरामीटर था प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दूसरा पैरामीटर था फंक्शन कॉलिंग और तीसरा था फंक्शन डेफिनेशन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में क्या होता है कि एक तो फंक्शन का नाम होता है, हमने देखा फंक्शन का नाम था, एक फंक्शन का नाम था। ठीक है, यहाँ पर देखो फंक्शन का नाम था, रिटर्न टाइप था और फंक्शन का आर्गुमेंट कितने होते हैं वो डिफाइन था। तो इट कंटेन्स नेम ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। यानी कि ये देखो चार चीज बता रहा है, एक तो हमारा नेम बता रहा है, एक रिटर्न टाइप क्या होगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा और टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा। यानी कि देखो ये हमारा यहाँ पर देखो एक हमारा रिटर्न टाइप बता दिया, फंक्शंस का नाम बता दिया, ठीक है, यहाँ पर कितने आर्गुमेंट हो वो बता दिया और साथ साथ में ये इंट है तो ये हमारा आर्गुमेंट का डेटा टाइप भी बता दिया। तो ये हमारा प्रोटोटाइप चार चीज बता दे रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, जब भी फंक्शन कॉल होगा, जहां तक हमारा मेन प्रोग्राम चल गया या फिर जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, जैसे कोई भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, जैसे ही यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो फंक्शन कॉल होने के बाद ये जो भी फंक्शन था वो स्टॉप हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके पास जाकर उस फंक्शन को कंप्लीट करेगा। अगर वो फंक्शन किसी और को कॉल कर रहा है तो फिर वो कॉल होगा। इस तरीके से
फिर ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये इसको जब तक ये रिटर्न नहीं कर रहा है या फिर ये क्लोज नहीं हो रहा तब तक ये चलेगा, तब तक ये टेम्पोरली बंद होगा। उसके बाद जब ये अपना एग्जीक्यूशन समाप्त करेगा और ये खत्म हो जाएगा तो ये दीदी सम रिटर्न करेगा। हाँ हेलो दीदी जब एक बार और बता दो। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा कि जैसे हमारा जब भी देखो, जब मैं आगे और भी बढ़िया से बताऊंगी, जब रिकर्सन पढ़ाऊंगी तो उसमें स्टैक वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अभी देखो कि जैसे ये मेन फंक्शन है, ओके, मेन फंक्शन कॉल हो रहा था, यहाँ पर कुछ और कोई फंक्शन दूसरे फंक्शंस को कॉल किया तुमने, ठीक है, तो मेन फंक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पर, जैसे ऐड को ही आपने कॉल किया, ऐड देख लो कॉल ही फंक्शन है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर कॉल को कॉल किया उसी टाइम हमारा मेन फंक्शन टेम्परली रुक जाएगा, टेम्परली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारा कॉल फंक्शन जहां पर भी ये डिफाइन होगा वहां पर ये कॉल फंक्शन हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा ये कॉल फंक्शन चलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो जब हमारा कॉल फंक्शन चलेगा और ये जब तक क्लोज नहीं होगा, यानी कि जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये हमारा जो मेन है वो टेम्परली मतलब स्टॉप ही रहेगा। जैसे ही ये रिटर्न करेगा या फिर ये क्लोज होगा वहां पर हमारा मेन फंक्शन फिर से हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और देन हमारा मेन फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया बात? जब फंक्शन को कॉल कर लेंगे वो कॉल हो जाएगा, उसके तब तक मेन फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी, जैसे फंक्शन कॉल हो जाएगा मेन फंक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, यानी कि मतलब ठीक। फंक्शन हमारा डिफाइन होकर फिर से एकदम खत्म हो गया तब हमारा मेन फंक्शन फिर से स्टॉप हो जाएगा, मतलब सॉरी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? जो बात बोल रही है बस मैंने उसी को रिपीट किया है, ठीक है जी। कोई समस्या? हेलो, अनम्यूट तो कर लो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा अब हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। देखो हमने फंक्शंस को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शंस को कॉल कर लिया, लेकिन फंक्शन कहीं ना कहीं तो बिल्कुल डेफिनेशन फंक्शंस को तो होना चाहिए ना, फंक्शन क्या काम कर रहा है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर होना चाहिए ना, ये मतलब कि सॉरी वो फंक्शंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो बना होना चाहिए। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर ही इस एग्जाम्पल में देखा कि देखो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन डिफाइन तो है ना, जैसे ये फंक्शन जो भी चेक कर रहा है, इक्वलिटी चेक कर रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वलिटी चेक कर रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ पर हमारा डिफाइन है, ठीक है। तो इस चीज को ही हम डेफिनेशन बोलते हैं। या फिर ये देखो मान लिया जाए कि हमारा इंट रेक्टेंगल का जैसे हमारा इंट ए और इंट बी आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, और ये हमारा इंट जेड में हम ए इंटू बी करवाते, यानी कि हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते, ठीक है, और रिटर्न जेड कर देते, रिटर्न हम जेड कर देते, ठीक है। तो जो हमारा ये था ये इसको हम बोलते हैं, देखो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सेट ऑफ कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो जो भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है उस चीज को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो इस चीज को हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई कि ये फंक्शन डेफिनेशन किसे बोलते हैं? मतलब कि हमें जो करना होता है उसका हम पहले मतलब कि हर एक चीज लिखते हैं वो डेफिनेशन। हाँ, जैसे आप जैसे प्रिंटफ है, तो अगर प्रिंट करवाने के लिए कोई फंक्शन लिखते हो आप, तो प्रिंट करवाने का जो भी उसको अब कुछ काम करवा रहे हो तो उस कोड को कहीं ना कहीं लिखोगे ना, जहां पर उस कोड को लिख रहे हैं उस चीज को फंक्शन बोलते हैं, मतलब फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। यानी कि फंक्शंस को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि ये काम देखो भाई ऐसे कर रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने बताया क्या रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन करना है, तो मतलब हम यहाँ पे डिफाइन एरिया कर रहे हैं, तो वो एक ये डेफिनेशन हुआ नहीं। हाँ हाँ, यानी कि देखो हम यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए, और फिर बाद में अगर हम मेन फंक्शन में कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं। ओके, ठीक है। तो जो फंक्शंस का जो मेन पर्पस है, फंक्शन क्यों बनाया गया है, मेनली क्या होता है कि जैसे अभी तो तुम ऐड का फंक्शन कर लिए, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन कर लिए, छोटा मोटा कोड लिख रहे हो, जब तुम हजार का कोड लिखोगे, मतलब कि 1000 नंबर ऑफ लाइन का कोड रहेगा, 2000 नंबर ऑफ लाइन का कोड, उस तरह का जब प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा सी में लिखा हुआ है, तो उसमें जो भी सम ऑफ द पार्ट जो सी का है वो तो छोटा सा तो होगा नहीं कि 10 लाइन का कोड होगा, ऐसा तो होगा नहीं, पक्का है कि लंबा कोड होगा।
तो अगर उसमें अलग अलग जैसे अब जैसे फंक्शन अगर नहीं हो, फंक्शंस का मतलब फंक्शन अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फंक्शन होता ही नहीं, तो क्या मतलब होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को बार बार हमको अगर उसको जैसे प्रिंट करवाना है किसी चीज को, तो हमें बार बार प्रिंट को लंबा अगर प्रिंट 4 लाइन का कोड है, तो हम प्रिंट को बार बार 4 4 लाइन का कोड लिखते जाते। तो सोचो कितना 4 4 लाइन का कितना बार हम लिखते हैं, जैसे 10 बार प्रिंट करवाते हैं 10 बार हमको 4 4 लाइन लिखना पड़ता है, इनकी 40 लाइन तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाता। जहां हमारा 4 लाइन में काम बन रहा था वहां हमें 40 लाइन लिखना पड़ रहा है। तो फंक्शन क्या करता है कि हमारा रीयूटिलाइजेशन होता है, यानी कि हम एक बार कोड लिख दिए, हम उसको दोबारा बार बार यूज कर रहे हैं, उसको हम रीयूटिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जो फंक्शंस का मेन पर्पस होता है वो कोड रीयूटिलाइजेशन होता है। बात समझ में आई? हाँ। और उसी तरह से देखो, जहां पर हमारा 4 लाइन का कोड था, अगर हम उसको फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम 40 लाइन का लिखते। तो देखो ये हमारा लेंथ ऑफ प्रोग्राम को रिड्यूस कर रहा है ना फंक्शन। तो अगर लेंथ ऑफ प्रोग्राम रिड्यूस होगा तो हमारा मेमोरी में स्पेस भी कम लगेगा, तो हमारा मेमोरी का जो स्पेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मेमोरी का स्पेस जितना कम यूज होगा, मतलब जितना हम उसको एकदम कम से कम यूज करके काम कर रहे हैं, उतना बढ़िया, उतना ज़्यादा हमारा मेमोरी का फ्री एफिशिएंटी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शंस जो हमारा है वो 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है बिल्ट इन फंक्शन एंड दूसरा हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन तो मैं स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा सी लैंग्वेज में, मतलब कि जो सी लाइब्रेरी का पहले से ही पार्ट है। जैसे हम स्कैनएफ के लिए इनपुट लेने के लिए हम लंबा सा कोड नहीं लिखते, 4 से 5 लाइन का कोड नहीं लिखते, जस्ट हम स्कैनएफ का एक लाइन का कोड लिखते हैं, स्कैनएफ यूज करते हैं और हमारा इनपुट इसमें ले लेते हैं। वैसे ही प्रिंटएफ के लिए हम कोई लंबा सा 4 से 5 लाइन का प्रिंट करवाने के लिए कोड नहीं लिखते, हम डायरेक्ट प्रिंटएफ लिखते हैं, उसमें जो भी हमें पास करवाना तो पास करवाते हैं, वो स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवा देते हैं। वैसे ही हमको स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए भी कोई हमें लंबा सा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग कॉपी लिखते हैं, हमारा वहाँ पर आर्गुमेंट वगैरह चेंज होकर वो जो भी, वो तो बात की बात है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन यहाँ पर काम करता है। यानी कि हमें बस देखो कहाँ 10 से बार बार प्रिंट, जैसे प्रिंट हो गया, स्कैनएफ हो गया, प्रिंटएफ हो गया, ये सब हमारा बार बार यूज होने वाला फंक्शन है। तो इसको हमने हीडर फाइल में ही इंक्लूड कर लिया कि जैसे हम इसको कॉल कर, जब भी हमें जरूरत पड़ेगा इस तरह का फंक्शंस का, उस टाइम हम कॉल करेंगे इसे और ये हमारा वहां से डायरेक्ट कनेक्ट होकर ये हमारा यूज में आ जाएगा। तो जो हमारा डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट लिख देते हैं, उस तरह के फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, यानी कि ये हमारा पहले से ही सी लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। ओके, हेलो, हाँ। समझ आ गया? हाँ। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पर ऐड को डिफाइन किया था, अभी हमने रेक्टेंगल को डिफाइन किया, यानी कि रेक्ट नाम से फंक्शंस को डिफाइन किया। फिर क्वेश्चंस में आगे हमने अलग से इस चेक नाम से फंक्शंस को डिफाइन किया, यानी कि जो हम खुद के अपनी जरूरत के हिसाब से जो फंक्शंस बनाते हैं उसे हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यानी कि यूजर जो भी किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी फंक्शंस वो बनाता है उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन आया वहां पर हमारा फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट का खेल शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट बताया, तो फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या अंतर होता है वो मुझे बताओ। अभी पूरा ये सब पूरा एकदम बढ़िया से बताया था, अब बताना। अगर ध्यान दे रहे होगे तो आराम से जवाब दे दोगे, जो भी आता है वो बताओ। एक मिनट, यूजर डिफाइंड फंक्शन वही हुआ ना, जैसे हम मान के चलो कोई डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हम करते हैं, यूज करते हैं। क्या नहीं समझ पा रहा क्या बोल रहे हो आप? दीदी जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं वो इंट वगैरह होते हैं, और जो फॉर्मल होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, आर्गुमेंट मतलब जो बिल्ट इन होते हैं जो। हाँ, आर्गुमेंट की बात कर रहे हो? आपने ये तो पूछा कि यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं। नहीं, मैंने तो पूछा कि फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है। फॉर्मल आर्गुमेंट्स वो होता है जो मतलब यूजर से लेते हैं हम, और एक्चुअल जो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। हाँ। अभी तो इतना बढ़िया से समझाया था। चलो नीचे देखो,
जो हम फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो फंक्शंस को कॉल करते वक्त जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं इसे हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। फंक्शंस कॉलिंग के समय जो भी आर्गुमेंट हो उसको पास करते हैं उस आर्गुमेंट को हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। लेकिन डिफिनेशन के टाइम या फिर हमारा यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम जो भी आर्गुमेंट का यूज करते हैं उसे हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है वो या तो डिक्लेरेशन के टाइम होता है या तो डेफिनेशन के टाइम होता है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट यूज होता है वो हमारा फंक्शन कॉलिंग के टाइम होता है। अब बात समझ में आया कि फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट और हाँ फॉर्मल आर्गुमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि फॉर्मल आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल यूज इन अ फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज होता है उसे हम यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। ओके, एंड एक्चुअल आर्गुमेंट में होता है कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन फंक्शन कॉलिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर जो भी वेरिएबल हमारा यूज होता है उसे हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। अब दिख गया ना कि कहाँ पर हमारा एक्चुअल पैरामीटर होगा, कहाँ पर हमारा फॉर्मल पैरामीटर होगा। हाँ पक्का, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो है फंक्शन, एक सेकेंड, देखो जो हमारा टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड को हम अभी देख रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का टाइप को देख रहे हैं। तो पहला जो हमारा है फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, यानी कि जो भी हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे या फिर जो भी हम फंक्शंस को डेफिनेशन लिख रहे हैं वो हमारा फंक्शंस कोई भी आर्गुमेंट को नहीं लेगा और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, अभी तक तो मैंने रिटर्न टाइप दिखाया कि इंटीजर इंट रिटर्न टाइप हो गया, क्या रिटर्न टाइप है। अगर कोई नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप है तो फिर वो कैसा दिखेगा, ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड डॉट एच, ठीक है। जैसे जस्ट ये देखो, अपने हम मतलब की बात देखते हैं, हमने ऐड फंक्शंस को डिक्लेयर किया, ठीक है। void ऐड, ये हमारा फंक्शंस यहाँ पर आ गए, फंक्शन पैरामीटर, देन void main, then add, okay, then void add int a equal to 5 and b equal to 45। मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारा फंक्शंस पैरामीटर क्या कहाँ पर है, फंक्शंस कॉलिंग कहाँ पर हो रहा है, फंक्शंस का डेफिनेशन कहाँ पर है, ये बात मुझे बताओ। हाँ बोलना। जहाँ वॉइड ऐड है वो फंक्शन को हमने डिक्लेयर करा है, यानी कि ये हमारा फंक्शंस पैरामीटर हो गया, यानी कि डिक्लेरेशन हो गया। ओके, फंक्शंस उसके बाद फिर हमने, तो बोल रही मैं बोलूँ, अरे कोई भी बोल लो। जहाँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5 है, बी इज इक्वल्स टू 45 है, हमने फंक्शन को कॉल करा है। यहाँ पर एक दीदी नीचे भी कुछ लिखा है आपने। हाँ, यहाँ पर हमारा ऐड है और यहाँ पर हमारा फंक्शंस को है, इनकी ऐसे है ऐड। ये तो फंक्शन को डिफाइन करा है, ऊपर कॉल करा है। ये क्या है? ये फंक्शन को कॉल करा है। ओके, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया एंड यहाँ पर डिफाइन करा है।
ये हमारा फंक्शन मैंने उल्टा बोल दिया क्या? डेफिनेशन नहीं सही बोला। नहीं सही है, नीचे तो तो ठीक है, तो देखो जैसे ही हमारा ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, वह यहाँ पर बिल्कुल जंप होकर यहाँ पर हमारा पहले ये फंक्शन चलेगा, उसके बाद जो भी हमारा प्रिंट होना है वो प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पर मेन चीज हमें समझना क्या है, ये क्या बोल रहा है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो देखो वॉइड का मतलब होता है इसका कोई भी डेटा टाइप नहीं है, तो ये हमारा हो गया नो रिटर्न टाइप। ठीक है, देखो ये हमारा जो फंक्शन है वो इसमें कितना आर्गुमेंट है बताना मुझे, कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट दिख रहा है? 2 यहाँ पर 2 दिख रहा है। एक है। कहाँ पे? इस जो ऐड फंक्शन है वो कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट को कैरी कर रहा है? एक है, एक एक आर्गुमेंट को कैरी कर रहा है। एक आर्गुमेंट को अगर इसको कैरी करना होता तो ये ऐसा दिखता, अगर मान लीजिए इंट लेता तो ये इंट ऐसा दिखता। यहाँ अच्छा, पर तब एक भी नहीं होगा। तो ये 0 है ना, ये 0 हो गया ना, यानी कि ये 0 आर्गुमेंट कैरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ये हमारा। अच्छा ठीक है, मैं नीचे देख रही थी। नीचे कहाँ पर? यहाँ पर देख नीचे रहे भी हैं? तो है, उसमें भी जब भी हम आर्गुमेंट का नंबर ऑफ आर्गुमेंट कहाँ पर होगा, नंबर ऑफ इस पैरेंथेसिस के बीच में कितना नंबर ऑफ डेटा टाइप है या फिर कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, वो तो यहाँ पर डिफाइन होगा ना। तुम कहीं पे भी देखोगे ये तो या तो यहाँ पर देखो या तो यहाँ पर देखो, सेम ही चीज है ना। इसमें भी तो 0 आर्गुमेंट है हमारा, यानी कि ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो फंक्शन है, जो हमारा वॉइड ऐड जो फंक्शन है वो 0 आर्गुमेंट का हो गया और 0 नो रिटर्न टाइप हो गया। ये बात समझ में आया? आर्गुमेंट कैसे देखते हैं वो बात समझ में आया मेनली? हाँ दीदी, फिर कंफ्यूज जैसे कैसे कि हो आप गए? बोलो। ये जो वॉइड ऐड है उसमें 0 आर्ग्यूमेंट है, हाँ, तो हम कि नो रिटर्न टाइप, मतलब कि इंटीज भी वैल्यू अगर होता है, इंट होता है, इसमें 0 आर्ग्यूमेंट होता है, तो हम उससे भी नो रिटर्न टाइप देते हैं। हाँ, ये वही बात बोल रही। देखो जैसे यहाँ पर ओके, सिर्फ हमारे यहाँ पर वॉइड होता और मान लिया जाए हमारा यहाँ पर इंट होता, तो जो ये था ये यहाँ पर अभी भी नो रिटर्न टाइप होता, ये नो रिटर्न टाइप होता विद 1 आर्गुमेंट। ओके, तो हमारा पैरेंथेसिस जो भी ये फंक्शन नेम है और यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, फिर आर्गुमेंट का जो डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना आर्गुमेंट दिख रहा है, एक आर्गुमेंट है, तो ये हमारा एक आर्गुमेंट है। यहाँ पर अगर वॉइड आ रहा है तो हमारा नो रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा। ठीक है, देखो हम वॉइड मेन कर रहे हैं, वॉइड मेन इस तरह से लिख रहे हैं, तो हमारा मेन भी कुछ नहीं रिटर्न करवा रहा है। तो अब बात समझ में आया? फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें दिख रहा है ना एग्जांपल में? जब ना आर्गुमेंट हो ना रिटर्न हो। हाँ, आर्ग्यूमेंट तो दीदी समझ आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप जैसे बोले वॉइड है, हाँ, इंट मेन हो, तब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर वॉइड है उसके जगह अगर इंट मेन करें, अगर हमारा यहाँ पर इंट मेन होता, हाँ, अगर इंट मेन होता तो यहाँ पर तुम्हें रिटर्न 0 कर लिखना पड़ता, कुछ रिटर्न करवा, या फिर बाय डिफॉल्ट तुम्हें यहाँ रिटर्न 0 करवाना पड़ता, रिटर्न लिखना पड़ता अगर इंट मेन होता तो। मतलब वॉइड जहाँ भी होगा तो हमें नो रिटर्न टाइप ही होएगा, और इंट रहेगा तो रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। हाँ, इंटीजर रिटर्न करवाना पड़ेगा, कैर रहेगा तो कैरेक्टर रिटर्न करवाना पड़ेगा, बुलियन रहेगा तो बुलियन रिटर्न करवाना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, और कोई डाउट है तो वो पूछो। नहीं हो गया। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है वो है हमारा फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो अब बताओ मुझे, समझाओ कि क्या बोल रहा है, बोलो। ये हमारा फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप है, इसका क्या मतलब है वो बताना मुझे जरा। अब इसमें आर्गुमेंट नहीं होगा लेकिन रिटर्न होगा। रिटर्न होगा, हाँ, जैसे कि इंट वाला क्या। तो मुझे कोई एक फंक्शंस का मतलब कि डेफिनेशन या डिक्लेरेशन लिख के बताओ, मतलब मुझे बताओ कि क्या लिखूं मैं।
पहले तो सारा हेडर फाइल वगैरह आएगा। हाँ नहीं, जस्ट मुझे बस एक लाइन बता दो कि डिक्लेयर कैसे करेंगे। void add, वॉइड ऐड, रिटर्न करना है ना हमें, हाँ तो अब हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखेंगे int x। इंट, पता है इसका मतलब क्या होता है? ये हाँ हमारा मतलब ये रिटर्न करेगा उसके बाद नीचे जाके x को। यहाँ पर ऐड के पास 1 आर्गुमेंट हो गया, और हाँ जो दीदी वो यहाँ तो रिटर्न करेगा आर्ग्यूमेंट हो गया ही। नो रिटर्न हो गया। क्या? नो तो नहीं, जो मुझे सिमरन ने बताया मैंने उसका मतलब बताया कि सिमरन ये तुम ये बोल रही हो, तो ये कैसे यहाँ पर मैच कर रहा है? तो ये तो ये गलत हो गया गलत हो ना। गया। हाँ, ये तो रिटर्न वो आर्गुमेंट हो गया। चलो आप समझ में आ गया, तब बताओ मुझे। बोलो। चलो 30 सेकंड दिया। जैसे दीदी ये ले सकते हैं इंट ऐड इंट ऐड, और ब्रैकेट कुछ भी नहीं है। ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हाँ हमारा रिटर्न टाइप हो गया इन टाइप का, ये रिटर्न टाइप हो गया, यहाँ पर हमारा 0 आर्गुमेंट हो गया। जीरो आर्ग्यूमेंट। हाँ, देन ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग था। यानी कि इन ऐड इज अ फंक्शन which has no argument and integer type and integer type return। यानी कि ये इंटीजर टाइप से, मतलब जो भी इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा, यानी कि रिटर्न टाइप इज इंटीजर। हाँ, जो भी है रिटर्न, जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा ऐड का, वो हमारा ऐड फंक्शंस का जो भी रिटर्न टाइप होगा वो हमारा इंटीजर होगा। ये बात समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप हो रहा है, और जो हमारा ये फंक्शंस है वो हमारा 0 आर्गुमेंट है। ओके, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फिर ये तो 0 आर्गुमेंट ही होगा ना। ये बात समझ में आ गई। तो चलो हम एक फंक्शन, तो चलो यहाँ पर फिर से करके लिख के दिखा देती हूँ। अगर ये सेम फंक्शन है, ये सेम फंक्शन अगर होता, ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या कर देती कि ये हमारा फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप बन जाता। इस फंक्शन में ऐसा क्या कर देती? क्या बोले दीदी, आप रिपीट करना। जो हमारा बी पार्ट है, फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, तो जो ये मैंने ये एग्जांपल दिखाया है, इसमें ऐसा मैं क्या चेंजेस कर दूंगी कि ये इसका एग्जांपल बन जाएगा। void की जगह के इंट लग जाएगा वाह, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस खाली हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम इंट लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी तो इंट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हाँ अगर मतलब जहाँ void है वहां से इंट को चेंज कर देंगे। और यहाँ पर फिर रिटर्न लगाना पड़ेगा इसके डेफिनेशन के अंदर। हाँ, फिर वो रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ गया ना? पक्का ना? हम रिटर्न सी कर देंगे तो वो रिटर्न कर देगा सी को। ओके ओके, चलो आगे करवाते, आगे करवाऊँ या फिर आज तक रहने दो यहीं तक? अब बस अब कल करेंगे। ठीक है, ओके। बाकी